बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौर भट्ट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले दरखास्त है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आप तक मेरा व्लॉग बर वक्त पहुंच सके। खबर यह है कि साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस काजी फायज ईसा साहब का एक क्लिप है 10 सेकंड का, और उस क्लिप की वजह से अपने भी परेशान है और पराए भी परेशान है। हैरानी और परेशानी का समान है दोनों तरफ। ये क्या मामला है, इसके ऊपर मैं आपके सभी तफसील से बात करूंगा, मगर उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूं कि जैसा कि आप जानते हैं कि इसराइल ने ईरान के ऊपर हमला कर दिया और उसने बाकायदा तौर पर ईरान के यानी तेहरान के उन एरियाज को निशाना बनाया है जहां पर उसका ख्याल है कि यहां से उस पर फजाई हमले जो हैं वो किए जा सकते, ये किए गए। और इस सिलसिले में उन्होंने उर्दन की जो फजाई स्पेस है उसको इस्तेमाल किया और उर्दन उनको इजाज़त दी। तो मुसलमानों के दरमियान बाकायदा तौर पर, बल्कि मेरा ख्याल ये कहना चाहिए कि इलाकाई सियासत जो अरबों की है उसकी वजह से ये यहूदियों को या इसराइल को बाकायदा तौर पर एक मौका मिला कि वो तेहरान पर हमला कर सकें। मैं सच्ची बात है कि इस हमले के जो असरात हैं वो मुस्तकबिल करीब में, दूर में नहीं, मुस्तकबिल करीब में काफ़ी ख़तरनाक हो सकते हैं। और अगर ये जंग बाकायदा छिड़ गई, अभी तो इस तरह से चल रहा ना कि ईरान ने हमला किया, उस तो काफ़ी अरसे बाद जाके उन्होंने किया। अगर ये बाकायदा जंग छिड़ पई बाकायदा तौर पर, तो ये मैं आपको बताऊं कि उसके सबसे ज़्यादा नुकसान जिसको होगा वो इसराइल होगा। और वो क्यों होगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन जो इर्द गिर्द के ममालिक हैं उनके अंदर भी एक हिजानी कैफियत पैदा होगी और पेट्रोल की प्राइसेस जो है वो वर्ल्ड वाइड पहले ही भैन काबू नहीं आ रही। जो यूक्रेन और रशिया की जंग लगी है तो ऐसे हालात जो मज़ीद ख़राब हो जाएंगे। ये बड़ी एक सिंपल सी बात है। अब सवाल यह है कि नुकसान किसको होगा। देखिए, इसराइल टोटल एना के मतलब बहुत ही छोटा है ना, निका जा। वो हम जब क्या कहते हैं छोटे थे तो उस वक्त हमारे एक टीचर हुआ करते थे, वो हमें ये बताया करते थे, अब्दुल हक कासी साहब उनका नाम था, अभी भी हैं, वो जिंदा हैं, हयात हैं, अल्लाह पाक उनको सेहत दे के रखे। वो कहते थे कि इसराइल जो है उस पर उसके करीब पहाड़ी है और उसके ऊपर खड़े होकर अगर सारे मुसलमान जो हैं या अरब जो हैं, असल में वो अरबों का लफ्ज़ इस्तेमाल किया करते थे, वो कहते थे कि जो इसराइल है वो इतना छोटा सा है कि उसके करीब जो मौजूद पहाड़ी है वहाँ पर खड़े होकर अगर अरब वहाँ से करना शुरू करें तो इसराइल सलाह ये डूब जाए, ऐना जाएगा वो, ठीक है। तो लेकिन इसके बावजूद उन्हें पाए ने तिगनी का नाच नचाया है, ए गल मन ना लीजिए। बहर अब हुआ यह है कि अगर फर्ज करते हैं कि बाकायदा जंग छिड़ पई तो जो मिसाइल जो सिस्टम इसराइल इस्तेमाल कर रहा है ना सर, वो बड़ा महंगा है, वो मिलियंस ऑफ डॉलर में जाके पड़ता है। एक एक जो है ना मिसाइल रोकने का सिस्टम वो मिलियंस पैदा पाए। उन्हें 3 लाए ने और तीनों जो हैं वो हर मिसाइल को रोकने के लिए उसे कई मिलियन डॉलर खर्च करने पड़ते हैं, ठीक। जी दूजे पास फुल झड़ियाँ आ रही हैं, यानी दूसरी साइड से जो आ रहे हैं वो पाए ने बाकायदा हाथ न बनाए हुए गंड गुंड के है जी, वो वाले मिसाइल ने जेड़े बहुत बड़ी तादाद में जाके जब गिरते हैं मुसलसल एक ही जगह के ऊपर, तो वो कोई फर्ज करे 100 गिरे तो 2 को वज जाते हैं जाके। तो नुकसान फिनेंशियली ज़्यादा उनका होगा। हाँ, जब तेहरान पे आके वो गिरेंगे उसके मिसाइल, तो वो उनके पास सिस्टम मौजूद है कि वो उसको इंटरसेप्ट कर सकें, लेकिन सारे इंटरसेप्ट नहीं हो सकते। जे इसराइल सारे फट सकता तो ईरान भी सारे नहीं फट सकता। लेकिन यहाँ पर नुकसान जो है वो कम है क्योंकि इन्होंने जिन्होंने फड़ने भी नहीं ना, जिन्होंने मिसाइलों को निशाना भी बनाना हवा दे विच, वो भी बहुत सस्ते हैं। तो लिहाजा ईरान जो है वो एक फाइनेंशियली उन्हें नुकसान च नहीं जाएगा जितना कि इसराइल होएगा। ये एक साइड है, लेकिन इसका ओवरऑल नुकसान हो सकता है पूरी दुनिया को, क्योंकि ईरान के पीछे रशिया भी खड़ा है और ईरान के पीछे चाइना अगरचे जंगों पे यकीन नहीं रखता, वो चाहता नहीं किसी का जंग करना, लेकिन चूँकि चाइना के फाइनेंशियल मामला ईरान से जुड़े हुए हैं तो लिहाजा वो थोड़ा जा घूरी पा के तक रहा है इसराइल पास या अमरीका वाले पास कि ध्यान कर काका ध्यान कर। तो ये जो रशिया है वो तो भाएं इंज बावां चढ़ा के बैठा है कि बस थोड़ा जा इंज होर हथ पवे तो मैं जेड़ा ना ईरान के मोढ़े ते रख के सारियां बंदूकां चला देवां। तो
एक सीरियस सिचुएशन डेवलप होने जा रही है, जो डेवलप नहीं होनी चाहिए। और अगर दुनिया के बड़े जो हैं उन्होंने इस सूरत हाल के ऊपर संजीदगी का मुजाहरा ना किया तो मुझे डर ये है कि थर्ड वर्ल्ड वार जो है ना वो पॉइंट साढ़े सामने हो रही है। और हम उस तरीकी दौर से गुजर रहे हैं जिसमें हमारी नस्ल ने कम अज़ कम दुनिया में जिन चीज़ों ने तबाही फैलाई है उसमें से एक कोरोना को देखा है, और उसके बाद ये जंग अगर हो गई तो फिर वो तबाही हम देखेंगे। पता नहीं फिर उस तो बाद केड़ा केड़ा जिएगा तो केड़ा केड़ा बाद जो दास्ताना सुनाने लिए बचेगा। इस तरह की सूरत हाल जो है वो मुझे दिखाई दे रही है। अब मैं आपसे गुजारिश करूं कि पाकिस्तान के अंदर एक वो गेम ऑफ थ्रोन आपने यकीनी तौर पे एक सीज़न था वो ज़रूर देखा होगा। तो पॉइंट पाकिस्तान दे गेम ऑफ थ्रोन ही चली जा रही है मुसलसल। वो एक छोटा सा ऑफिस हो, वो एक बड़ा ऑफिस हो, वो प्राइवेट हो, वो सरकारी हो, वो अदारा हो, हर पासे ना कि साडा बाबा उच्चा रहे और असी जनाब साडा क्या कोई नहीं टाल सकता। असी बड़े जनाब इत्थों दे क्या कहते हैं वो करते धरते हैं और बाजार सोड़े और हम चोड़े, ये एक मिसाल बनी हुई है। तो ये जो हमारी एक ओवरऑल रैतल है ना, रैतल वो सर बड़ी उसने हमें नुकसान पहुंचाया हुआ है। हमें अपनी ये आदतें बदलनी पड़ेगी। बहरहाल अब हुआ ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें बहुत अहम तब्दीलियां रूनुमा हुई हैं, आईनी तरमीम के नतीजे में हुई हैं। और उसी तरमीम के नतीजे में जो जस्टिस यहया अफरीदी साहब है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बने हैं, और उसी तरमीम के नतीजे में आगे भी बहुत सारी तब्दीलियां होने जा रही हैं। मसलन जुडिशल कमीशन है उसकी तश्कील नौ हुई है, इसी तरह आईनी बेंचों की तश्कील होनी है। तो बहुत सारे मामला आगे मुस्तकबिल में होने जा रहे हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल डेवलप हो रही है उन लोगों के लिए जो इस सियासत का मज़ा ले रहे हैं या जो धड़ेबंदी का मज़ा ले रहे हैं। मेरे लिए जो एक आम आदमी है उसके लिए होप अगर किसी जगह पे ज़रा इतनी सी भी है कि सानू को साह लभ सकता जींदा, हमारे लिए किसी जगह के ऊपर कोई माड़ी जी होप है तो वो अदालती निज़ाम के अंदर ही है कि यहाँ से इंसाफ शुरू हो जाए तो साडा ना को साह आ जाए। ये हमारा आम आदमी का दुखड़ा है जो मैं बयान कर रहा हूँ। तो जब वहाँ पर धड़ेबंदी का तासुर आता है तो सिर्फ यकीन करो बड़ी तकलीफ होती साड़ी दी, मतलब वो हो भी मुक जाती ना कि तो इंसाफ लभेगा। ओ बाबा यानी किसी की ज़ाती तस्कीन हो जाए, किसी की ज़ाती कुर्सी चली जाए, कोई चीफ जस्टिस बन गया कोई नहीं बनया, ये सारी गल्लां अपनी थां ते। वो क्या गाना था कि दस मैनू की प्यार विचों लभया, यानी जो आम आदमी है वो तो अभी तक कभी इस पासे तक रहा है कि इधरों कोई शायद मेरे लिए अच्छी खबर आवे, कभी इस पासे तक रहा है उन्होंने किसी पासों अच्छी खबर नहीं पे लभदी सिवाय इसके कि पाकिस्तान के जो मौजूदा हुकूमत है उसके वज़ा करदा पॉलिसीज़ की वजह से जो इकोनॉमी है वो काफ़ी बेहतरी की तरफ जा रही है। लेकिन अभी उसके असरात जो है वो आम आदमी तक नहीं पहुँचे। अभी उस आम आदमी को वो रिलीफ नहीं मिला जिसकी वो तवक्का लगा के बैठा हुआ है। बाहर मैं बात दूसरी तरफ चली जाएगी तो मैं अगले व्लॉग में इस पर बात करूँगा, मगर मैं आपसे गुजारिश करूँगा इस वक्त सूरत हाल कुछ यूँ बनी हुई है कि जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी है सुप्रीम कोर्ट की, उसके हवाले से ये नई कमेटी तश्कील दे दी है नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने, और उसमें उन्होंने जो हैं ज़ाहिर है कि चीफ जस्टिस साहब उसके हेड होंगे, और सैयद मंसूर अली शाह साहब सीनियर जज हैं, सीनियर मोस्ट जज हैं तो वो उसमें होंगे, और उनके बाद जो सेकंड नंबर पे आते हैं जस्टिस मुनीब अख्तर साहब तो वो उसकी जज होंगे। ये आज इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया, और इस नोटिफिकेशन के मुताबिक ये जो एक्ट है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 एज अमेंडेड बाय ऑर्डिनेंस नंबर 8 ऑफ 2024, यानी जो अमेंड किया गया ऑर्डिनेंस एक्ट को अमेंड किया गया ऑर्डिनेंस के जरिए, उसके तहत ये सारी की सारी उन्होंने एक नई कमेटी तश्कील ले दी है। और इसके ऊपर एतराज़ रहा है जस्टिस मुनीब का भी और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का भी। ये इतराज़ जो है मैं चूँकि कोर्ट रिपोर्टिंग नहीं करता हूँ, लेकिन एक बहुत सीनियर हमारे कोर्ट रिपोर्टर हैं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब, किसी तारीफ़ के मुहताज नहीं है, मैं उनको वैसे प्यार से लाड से कहता होता हूँ कि वो
सुभाष गई हैं जी। तो वो सुभाष गई साहब जेडे ना उन्होंने एक ट्वीट किया है और वो ट्वीट में वो ये फरमा रहे हैं, जो मैं चाहता हूँ कि आप भी उस ट्वीट को अगर देख ले, स्क्रीन पे चल रहा है, उसमें उन्होंने कहा है कि बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल डेवलप हो गई है कि जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब मुसलसल इस अमेंडमेंट जो आई थी, ये ऑर्डिनेंस आया था, इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहते रहे हैं और उन्होंने बैठने से मना कर दिया था जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने ना। तो अब नए चीफ जस्टिस ने आकर उन दोनों को उसमें शामिल किया है और अब वो ऑर्डिनेंस जो है क्या वो काबिल कबूल हो गया, पहले तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। तो अब ये एक मामला बन गया है कि एक मॉरल सी आ जाती ना, मेरा ख्याल है इसके ऊपर एक बात कि अगर आप पहले इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह रहे थे तो हुण जो तुसी बह गए हो तो हुण कॉन्स्टिट्यूशनल हो गए। यानी एक बाकायदा तौर पर, जो मैंने पहले वीडियो की थी इससे पहले, उसमें मैंने कहा था एक प्रेशर बिल्ड हो रहा है, वो सर उसका एक अमली नमूना वो आपके सामने आ गया कि क्यूम सिद्दीकी साहब ने एक ट्वीट किया है। तो इसी तरह से प्रेशर डेवलप होते हैं ना कि तुसी पहले गल्लां कीतियां सन तो हुण आप तुसी बहन लगे हो। बाहर मैं ये समझता हूँ कि जो आइन है, जो कानून है, उसके मुताबिक ही चीज़ों को चलना चाहिए। और अगर शाह साहब या जैसे मुनीर साहब उसमें बैठते हैं कमेटी में तो बिल्कुल ठीक बात है, मैं उसको गलत नहीं समझता उनके बैठने को। लेकिन भाएं लोग भैड़े गल्लां ते करते ना बहुत जी, क्योंकि खत लिख लिख के एतराज़ किए है ना, फिर गल्लां ते होंदियां ने। तो अब ये एक छोटा सा सीन इस तरफ बड़ा ट्रिकी सा, बड़ा इंटरेस्टिंग सा सीन जो है ना वो इस तरफ चल रहा है। एक सीन हो रहा है और वो ये है कि जस्टिस काजी फैसल साहब जो हैं वो कल रिटायर हुए हैं सर। कल उनके एजाज़ में एक अलविदाई तकरीब हुई है, उस तकरीब को भी ख़राब करने की कुछ लोगों ने कोशिश की थी लेकिन वो कामयाबी नहीं हुई और बड़े ही एक इज़्ज़त आबरू के साथ, बड़े एक बेहतरीन अंदाज से उनको अलविदा किया गया और वो अपने घर चले गए। उनकी सालगिरह भी है, वैसे तो आज के दिन तो हैप्पी बर्थडे जनाब जस्टिस काजी फैसल साहब, आपको ये जन्मदिन मुबारक हो और आपको अल्लाह ताला बहुत सारी खुशियाँ और सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, क्योंकि आपकी वजह से पाकिस्तान में आइन के बोलबाला की तरफ एक जो अहम कदम उठने शुरू हुए हैं, उस सिमत में ये बहुत ज़रूरी था पाकिस्तान के लिए। ये समझिए कि एक हमारी जो सियासी ज़िंदगी है उसके अंदर एक ऑक्सीजन की हैसियत रखता है आपने जो इक़दाम किए हैं। तो सर गुड टू सी यू है जी, अल्लाह ताला आपको से ज़िंदगी दे। लेकिन मैं गुजारिश ये करूँ कि हुआ ये कि जस्टिस काजी फैसल साहब जो हैं वो पाकिस्तान से बाहर चले गए भाई ना। और जब मैं आपके सामने वीडियो रिकॉर्ड करा रहा हूँ इस वक्त तो वो इस्तांबुल में, और इस्तांबुल से सर उन्होंने जाना है यूके भी जाएंगे और फिर वो स्पेन चले जाएंगे और वो कब वापस आएंगे ये नहीं पता। अब इस हवाले से ना एक 10 सेकंड की वीडियो अपलोड हुई है और उस वीडियो में देखा जा सकता है कि जस्टिस काजी फैसल साहब इकॉनमी क्लास में आए और वो अपना सामान, उनकी बेगम साहबा उनको सामान दे रही हैं और वो अपनी सीट के ऊपर, इस तरह बंदा अपना सामान आप रख रहे होता ना आम आदमी की तरह, उस तरह वो रख रहे। अच्छा, मैं आपसे गुजारिश करूं कि यूथिए इसके ऊपर बहुत ज़्यादा अपनी जो उनकी तरबियत है उसके हिसाब से वो गुफ्तगू कर रहे हैं। गुफ्तगू तो नहीं कहना चाहिए, वो मतलब जो भी कर रहे हैं बाहर, वो जो उन्होंने दिल च है, जो दिमाग च है, वही करना ना पाऊ जी किसी ने। जो जिसके पास होता है वही कुछ दे सकता है। तो वो बातें कर रहे हैं और एक साहब ने ये लिखा कि पहले दिन ही भाई इकॉनमी से आ गया। अच्छा, मैं आपसे गुजारिश करूँ कि जस्टिस काजी फैसल साहब जो है ना वो कभी भी गरीब आदमी नहीं रहे। यानी ऐसा नहीं था कि वो बड़े गरीब थे तो मेहनत करके अमीर हो गए, नहीं, वो शुरू से एक अमीर ख़ानदान के सपूत हैं और उनकी जो मिसिज हैं वो भी एक अमीर तरीन ख़ानदान की दुख्तर नेक अख्तर है, ठीक है। तो वो भाई मतलब बाकायदा ब्राह्मणों के ख़ानदान जो है, अमीरों के ख़ानदान से ना, तो उनके लिए इकॉनमी में सफ़र करना या वो जी होंगी है की कहते हैं फर्स्ट क्लास है जी, उसमें सफ़र करना कोई इशू नहीं है और ना उनको सरकारी पैसे की अवस्थी पल्ला खर्चना है भाई है। वो तो इतने सादा लो आदमी कि उन्होंने अपने एजाज़ में जो तकरीब हो रही थी उन्होंने कहा ये सरकारी पैसा मेरे से नहीं खर्च करना,
तो फिर जैसे याया अफरीदी साहब ने बताया कि उन्होंने कहा कि फिर तुम खर्च करोगे जेब से, तो मैंने कहा जी सर मेरे ते भा रहे थे, मैं बाकी जज्जा भी फसा लिया कि ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਸੀਂ भी हाथ पवा दो, इस तरह करके कहने का मतलब ये था। तो वो तो अपनी ज़ात पर कोई ऐसी चीज़ सरकार से लेने के आदी नहीं थे। तो इन्हें कहा जी पहले दिन इकोनॉमी क्लास में आ गया, ओ बाबा जी तुसी पता नहीं कितों मतलब है कि बैठ के जिस तरह भेज दो, रियलिटी बिल्कुल डिफरेंट है। अब लोग इसके ऊपर हैरान हैं और परेशान हैं कि काजी साहब जो हैं वो पाकिस्तान से बाहर चले गए हैं, कुछ कह रही नस गया, निकल लिए, भाग लिए, दौड़ लिए। ओ भाई जस्टिस काजी फैसल साहब जो हैं उनकी यूके में भी प्रॉपर्टी है, स्पेन में भी है, पाकिस्तान में भी है, उनकी बेगम की हैं प्रॉपर्टीज। यही केस बनाया था ना, याद तो करें, एहो जी केस बनाए थे ना। तो उन्होंने कब कहा कि ये प्रॉपर्टी मेरी बीवी की या मेरी नहीं है, उन्होंने दसिया और सारा कुछ डिक्लेयर है, ये भी बताया। अपनी जायदाद सारी की सारी उन्होंने उठाकर तो सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे डाल दी कि लो भाई जी आएगी जी मेरे को, ठीक है। इससे पहले कभी किसी ने किया? उमर अताब बंदयाल साहब जो हैं उनके ऊपर यूथिये बड़े जानिसार होते हैं। साकिब निसार तो पूछे जे कभी उदी जायदाद की नहीं, कभी उमर अताब बंदयाल तो पूछे जे किन्ने किन्ने प्लाट लेते उन्होंने सरकारी जमीना दे उत्ते, कभी पूछा जे? एक प्लाट नहीं है साहब ये जस्टिस काजी फैसल साहब का। इतना ऑनेस्ट, इतना कानून और आइन के तहत चलने वाला चीफ जस्टिस इससे पहले पाकिस्तान की तारीख में मैंने नहीं सुना कोई आया हो। देखना तो बड़ी दूर की गल है। हम खुश नसीब है कि उस दौर में जिंदा रहे हैं जिसमें काजी फैसल साहब जो हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रहे। बहरहाल अब उनके ऊपर बड़ी बातें हो रही है, तो अपने भी थोड़े परेशान ने कि यार चला गया है, एक ही गीता से वो गए हैं। मैंने मालूम किया है कि वो गए हैं, वापस कब आएंगे डेट भी कोई नहीं है, लेकिन वो वापस आएंगे। उन्होंने अपना एक पूरा रोल है तारीखी जो प्ले किया है, और दलेर आदमी है, दबंग आदमी है, साफ सुथरे करैक्टर का साफ सुथरा इंसान है। इसी तरह के जजेस जो हैं वो मुस्तकबिल में भी हमें मिलते रहे तो हमारी जो है वो आने वाली नस्लों की किस्मत संवर जाएगी सर, मैं ऐसा समझता हूँ। हो सकता है जो मैं समझ रहा हूँ उससे आप इख्तलाफ करते हो या इत्तफाक करते हो, दोनों सूरतों में लिखिए ज़रूर मगर ज़रा तहजीब के साथ। फिर वक्त इतना ही, मिलते अगले व्लॉग में।